नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 21 जनवरी गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1, कोरोना क्राइसिस के बाद इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत, उस पैकेज के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मकान और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक योजना शुरू की थी, पीएम स्वनिधि। स्वनिधि मतलब स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जहाँ पर सड़क विक्रेता फेरी वालों को 10,000 रुपये की बैंक लोन दी जाती थी, कोलेटरल फ्री, मतलब सामने गिरवे उन्होंने कुछ भी नहीं रखना था। अब वैसे बैंक वाले इस पर करीब 7.25% ब्याज चार्ज करते हैं, लेकिन सामने भारत सरकार नियमित रूप से लोन चुकाने वाले सड़क विक्रेता को 7% इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है। तो असल में तो उसे समझिए 0.25%, मतलब ना के बराबर ब्याज पर 10,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने पाया कि बहुत सारे ऐसे लोन के किस्तें सड़क विक्रेता वापस नहीं कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने वाली है। इससे साबित ये होता है, नंबर 1 की कुछ जगह पर धांधली हुई होगी, और नंबर 2 कि ऐसे लगभग एकदम सस्ते ब्याज पर लोन देने के बावजूद भी सड़क विक्रेता पैसा वापस नहीं कर रहा, वो हमें एक प्रकार से के शेप्ड रिकवरी सूचित करता है। के शेप्ड रिकवरी क्या है? जैसे के लेटर में एक तरफ उसकी ऊपर वाली जो बाँह होती है, मतलब जैसे ई लर्निंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, वो सब क्षेत्रों में बहुत तेज़ी, लेकिन के का जो नीचे वाला पैर है उस तरह कुछ जगह पर ग्रोथ अभी डाउन ही चल रहा है, जैसे टूरिज़्म, जिम्नेशियम, होटल, रेस्टोरेंट। तो उसी तरह क्योंकि लोग घर से बाहर कम निकलते हो या सड़कों पर ख़रीदारी कम करते हो, तो सड़क विक्रेता को पैसा नहीं मिला और इसलिए वो लोन वापस नहीं कर पा रहा। सो दैट इज़ वन न्यूज़। उसके अलावा पेज 1 पर आज कुछ काम का नहीं, वही किसान आंदोलन। अब सरकार प्रस्ताव दे रही है कि 18 महीने तक वो किसान कानूनों को हम सस्पेंड रखेंगे, फिर आपसे विमर्श करके सब चीज़ों को सुधारेंगे, लेकिन अभी ट्रांजिशनल स्टेज पे, असल कुछ हो तब देखेंगे। अमेरिका में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का शपथ समारोह, उसकी लंबी चौड़ी कहानी काम की नहीं। तो मतलब पेज 1 पर वैसे तो कुछ काम का नहीं। इवन ये प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना भी पहले तैयार की हो, तो आज कुछ नया इसमें है नहीं। पेज 2, अनुसंधान, कुछ काम का नहीं। पेज 3, सरकारी कंपनी में नौकरी का विज्ञापन। गुजरात राज्य सरकार की एक सरकारी कंपनी मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक, जूनियर इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होने वाली है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। पेज 3 पर एथिक्स के लिए एक समाचार। आजकल ये माना जाता है कि कोई भी चीज़ का ऐप या वेबसाइट या ऑनलाइन या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दो तो अपने आप सारे स्कैम बंद हो जाएंगे। पता चला गुजरात राज्य सरकार ने एक ई गवर्नेंस मॉड्यूल बनाया, ई धरा, ई-धरा यानी ज़मीन। तो यानी ज़मीन की मालिकी के जो भी दस्तावेज होते हैं उनका सब डिजिटल रिकॉर्ड, कि ये वाले ज़मीन का ये किसान मालिक है, या इस ज़मीन को एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर उपयोग के लिए हम तब्दील कर रहे हैं और इसने इसको बेचा वगैरह, लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं। और जब भी आप ज़मीन बेचते हैं तो आपने उसमें नए ओनर का नाम ऐड करवाना होता है। ये पूरा काम ऑनलाइन हो सके इसलिए ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक डेप्यूटी तहसीलदार वो पकड़ा गया छापेमारी में, उसके पास आय से अधिक संपत्ति यानी डिसप्रपोर्शनेट एसेट कितनी, सोचो, 30 करोड़। डेप्यूटी तहसीलदार के पास 30 करोड़ रुपए की 2 नंबर की इनकम मिली। और पता चला वो काम क्या करता था, तो ये जो ई धरा सॉफ्टवेयर उसके जो भी डिस्ट्रिक्ट या तहसील में उसकी वो डेटा एंट्री का काम करता था। यानी वो हर जगह किसानों से और बिजनेसमैन से इसके पैसे लेता होगा। ये हमें दिखाता है कि सिर्फ ई गवर्नेंस और सब ऑनलाइन ऐप वगैरह बना देंगे तो अपने आप घी दूध की नदियाँ बहेंगी, रामबाण इलाज है भ्रष्टाचार के सामने, ये मानना गलत। जब तक कोई एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर को चला रहा है तो वो व्यक्ति का चरित्र कैसा है, ईमानदार या भ्रष्ट, वो भी मायने रखता है। तो सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड क्या है भाई? इस पर ज़्यादा विजिलेंस, ओवरसाइट, ग्रीवांस रेड्रेसल, जो भी शिकायत है वो किसको शिकायत करनी है, किसान को, बिजनेसमैन को सब पता होना चाहिए। जो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसने रैंडम सुपरविजन करना चाहिए, क्या हो रहा है, कौन लोग उसे देख रहे हैं, एंड सो फॉर्थ। सो दैट वॉज पेज 3। पेज 4, मित्रों, कभी कभी सत्य काल्पनिक कहानियों से भी ज़्यादा विस्मयजनक होता है। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ऐसे ही एक समाचार आज सूरत से आए हैं। सूरत में 14 साल का एक लड़का अपनी साइकिल लेके घर से भाग गया। साइकिल चलाते चलाते वो मुंबई पहुंच गया। बीच बीच में उसने अपनी साइकिल किसी ट्रक में रखी थी और फिर मुंबई पहुंचा। वो घर पे एक चिट्ठी छोड़ के गया था जिसमें लिखा था, मम्मी पापा, मुझे ये ऑनलाइन क्लास और ई लर्निंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। आई एम फेड अप विथ ऑनलाइन क्लासेस। तो इधर से एथिक्स पेपर 4 केस स्टडी का प्रश्न,
कि अगर आप स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरी मतलब राज्य सरकार में शिक्षा सचिव जो आईएएस ऑफिसर होता है आप हैं, और ये सिर्फ ऐसा एक केस नहीं, ये घर छोड़ के भाग गया, इसके अलावा दूसरे केस में पाते हैं हम लोग कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन में, कुछ राज्यों में बच्चों ने सुसाइड भी किया है या सुसाइड का अटैम्प्ट किया है। तो इन सब के खिलाफ आप क्या करेंगे? इधर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की पीपुड़ी वो शुरुआत में नहीं बजानी, वो लास्ट में बजानी। इधर थोड़ा डंडा पहले घुमाना जरूरी है। डंडा घुमाने के लिए क्या है, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रज्ञता गाइडलाइन बनाई है ऑन डिजिटल एजुकेशन कि क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को दिन में 45 मिनट्स का एक ऐसे 2 लेक्चर से ज़्यादा ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, यानी 90 मिनट से ज़्यादा उसकी ऑनलाइन क्लास नहीं होनी चाहिए। और टीचर जो उनको पढ़ा रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि बस आके कुछ भी बोर्ड पे लिख दिया या पावर पॉइंट दिखा दिया, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक, अप्रिशिएट, ये सारे स्टेप में कि किसको बराबर समझ में आया कि नहीं, कि किसको क्या डाउट है, वो सब देखना चाहिए। उनको स्टडी मटेरियल मुहैया कराना चाहिए। लेकिन ये सब काम असल में हो रहे हैं कि नहीं? जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं असल में वो मिनिमम टीचिंग एलिजिबिलिटी रखते हैं कि नहीं? क्योंकि आजकल इतने बहुत सारे ई लर्निंग ऐप्स, स्टार्टअप कंपनियां, यूट्यूब चैनल आ गए हैं, कोई भी मुंह उठा के लक्ष्मीकांत की किताब की समरी पढ़ाना शुरू कर देता है। तो उसी तरह ये नीट एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो स्कूल चिल्ड्रन जो पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इट नीड्स टू बी चेक्ड। इन सब के लिए स्कूल के प्रिंसिपल, स्टार्टअप कंपनी के मैनेजर, यूट्यूब चैनल के ओनर, उन सब के ऊपर कुछ नए दिशा निर्देश होने चाहिए। उन्होंने कुछ कंप्लायंस रिपोर्ट भेजना चाहिए। और पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन में जो ऑनलाइन लर्निंग हो रहा है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी ऐसे क्लासेस की एक्सेस मिलनी चाहिए, ताकि वो खुद उसमें रैंडमली बैठ के मतलब लिंक, यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के वो चेक कर सके कि सही से पढ़ा रहा है कि नहीं या कुछ तमाशा हो रहा है। ये हम कहते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ के 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हो तो 40 मिनट उसका वीडियो मत देखने बैठो। तो यानी लेकिन वो जो स्टडी मटेरियल है वही इतना बेहतर होना चाहिए कि 20 मिनट में हम पढ़ के ख़त्म कर सके, 40 मिनट का वीडियो नहीं देखना पड़े। तो इसके लिए सभी राज्यों ने अपने स्कूल टेक्स्ट बुक को रिफॉर्म करना चाहिए। खासकर तमिलनाडु, आप उसकी नेट पे सर्च करें, उनकी वेबसाइट पे आप नए वाले न्यू एडिशन ऑफ तमिलनाडु स्टेट बुक्स आप डाउनलोड करें। बहुत बेहतरी से उन्होंने बनाए कि पढ़ के ही सारा इतिहास समझ में आ जाए। इतने कलरफुल चार्ट, डायग्राम, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, कोई इधर उधर की बोल बच्चन नहीं। तो इसी तरह राज्यों ने अपने स्कूल टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों को बेहतर किया जाए। फिर याद करो, पिछले साल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, ग्लोबल टीचर अवार्ड महाराष्ट्र के रंजीत सिंह डिसाले को। और वो खास बात क्या थी उनकी, उनको जो अवार्ड मिला तो बाकी जो 9 दूसरे कंटेस्टेंट थे उनके साथ भी उन्होंने अवार्ड की कुछ रकम बांटी थी। हाँ, तो ये रंजीत सिंह डिसाले को अवार्ड क्यों मिला था? उन्होंने एक ऐसी सिस्टम बनाई थी कि जहाँ पर स्कूल टेक्स्ट बुक के अंत में QR कोड हो, वो क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी मोबाइल से वो स्कैन करो और आपको मोबाइल में उसका कुछ ऑडियो, पोएम, वीडियो, एनिमेशन वो दिखे और वो आपको टॉपिक समझा दे। हर एक स्कूल में टीचर तो होते हैं, लेकिन पूरे राज्य में जो बेस्ट में बेस्ट टीचर है उससे सरकार ने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और स्कूल टेक्स्ट बुक जो बच्चा पढ़ता है तो उसको जब भी समझ में नहीं आए वो QR कोड स्कैन करे तो बेस्ट टीचर उसको बेस्ट तरीके से वो समझा दे। ऐसी एक सिस्टम भी बना सकते हैं। ये जो बच्चा सूरत से साइकिल लेके भाग गया था उसके बारे में और पढ़ने पे पता चलता है उसके पिता की पान मसाला तंबाकू की छोटी दुकान थी। इनके घर में मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी। ये बच्चा भी कोई मोबाइल फ़ोन, घर के मोबाइल फ़ोन से पढ़ता था। तो समझ सकते उसमें इंटरनेट ठीक से चलता हो नहीं चलता हो, छोटे स्क्रीन पे बोर्ड पे क्या लिखा है दिखेगा नहीं दिखेगा, तो उसे चीज़ें समझ में नहीं आई, ये भी संभव है। तो फास्ट इंटरनेट, मोबाइल, हार्डवेयर, ये सब की एक्सेस होनी चाहिए। गरीब लोगों के पास नहीं तो सोल्यूशन क्या, टेलीविज़न पर प्रोग्राम प्रसारित किए जाए। वैसे ये काम हो ही रहा है, लेकिन जो पढ़ाते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम में वो सबसे सस्ता वाला राज्य सरकार का कौन सा टीचर है, वही जाके दिल्ली दूरदर्शन के जो भी प्रादेशिक चैनल उस पर पढ़ा रहे हो तो बच्चों को मज़ा नहीं। तो आपने बेस्ट टीचर से वीडियो रिकॉर्ड करा के टेलीकास्ट करना चाहिए। और जिनके पास ऐसे अच्छे मोबाइल लैपटॉप की सुविधा नहीं, ऐसे गरीब बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप वगैरह सरकार लोन करे, मतलब कर्जे पर दे, ऐसा नहीं टेम्पररीली दे, फिर कि वापस कर देना जब स्कूल खुल जाते हैं। और उसमें सारा टीचिंग का स्टडी मटेरियल, कंटेंट, वीडियो लेक्चर वो पहले से रिकॉर्ड हो ताकि इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके अलावा ये यूट्यूब स्टार्टअप कंपनियां ई लर्निंग में बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स मार्केटिंग हो रही है, जिसके चलते स्टूडेंट के ऊपर दबाव बनता है। जैसे याद करो पिछले साल एक कंट्रोवर्सी कि वाइट हेड जूनियर नाम की कंपनी, उसने एक काल्पनिक वुल्फ गुप्ता नाम के बच्चे का आविष्कार किया और ये बताया कि उसको गूगल में करोड़ों की नौकरी मिल गई क्योंकि उसके पास उसने वो सब सॉफ्टवेयर कोडिंग की
कोर्स किया था। अब ये सब देख के स्वाभाविक है पेरेंट्स जोश में आ जाते हैं, बच्चे पर दबाव बना के तुम ये भी ऑनलाइन पढ़ना शुरू करो। तो एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में आप क्या कर सकते हैं? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा प्राधिकरण, ये जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना उसमें ऐसी एक संस्था है जो कि ऐसी सब बदमाशियों के ऊपर एक्शन ले सकती। तो आप उनको लेटर लिखिए और उनको कहिए कि ये भी इस पर प्लीज़ आप और इन्वेस्टिगेट करें, ये जो जितनी भी ई लर्निंग साइट्स द्वारा मार्केटिंग क्लेम अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं। और ये सब होने के बाद, ये सब डंडे घुमाने के बाद लास्ट में आप लिखिए इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन डिप्रेशन काउंसलिंग, ये सब पेरेंट्स स्टूडेंट टीचर्स वो सब लास्ट में आएगा। कल वैक्सीनेशन में हमने देखा था कि इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन वाला रवैया हमारा आगे रहेगा, लेकिन ये मुद्दा अलग है, इधर हमने डंडे वाला काम थोड़ा पहला करने चाहिए। सो दिस इज़ पेज 4। पेज 5 सरकारी विज्ञापन पे काम का नहीं, पेज 6 भी विज्ञापन काम के नहीं, पेज 7 में भी ऐसा छिटपुट समाचार जो काम के नहीं। पेज 8 कॉलम्स, लेफ्ट साइड पर छोटी साइज़ के कॉलम में भारत अपने पड़ोसी गरीब देशों को वैक्सीन भेज रहा है, वैक्सीन मैत्री, उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन वो तो हमने कल ही पढ़ लिया था। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, लेकिन वो कुछ नया इसमें जानने लायक नहीं। तीसरा कॉलम याद करो, वो कैंसर डॉक्टर वी शांता का देहांत हुआ, उसकी श्रद्धांजलि कॉलम, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। पेज 8 पर बड़े कॉलम में भूतपूर्व CAG और BCCI की कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अध्यक्ष विनोद राय की कॉलम कि वो कैसे हम ऑस्ट्रेलिया में मैच जीते वगैरह, लेकिन अगर क्रिकेट आपकी हॉबी हो तो देख सकते हो, वरना इसमें कुछ जानने लायक नहीं। फिर पेज 8 पर दूसरा बड़ा कॉलम है डिजिटल सर्विस टैक्स, सुरांजलि टंडन द्वारा। 2016 से भारत सरकार ने इक्विलाइजेशन लीवाई ऐसा टैक्स मांगना शुरू किया। कोई विदेशी कंपनी, जिसे हम कहें नॉन रेसिडेंट कंपनी, जो भारत के किसी रेसिडेंट को गुड्स या सर्विसेज बेचती हो, उनके ऊपर ये टैक्स अलग से मांगा जाता है। जैसे फेसबुक और गूगल कंपनी भारत के बिजनेसमैन से एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले और सबको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो, या जैसे भारत का कोई निवासी व्यक्ति नेटफ्लिक्स, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके सब डिजिटल सब्सक्रिप्शन खरीदता हो, तो ऐसी परिस्थिति में उन कंपनियों के ऊपर करीब 2% या उससे ज़्यादा अलग से टैक्स लगता है, जिसका नाम होता है ये इक्विलाइजेशन लीवाई। वो इसलिए क्योंकि ये कंपनियां पहले बदमाशी करती थी कि ये तो हमारा ग्लोबल सर्वर पर है और वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है तो हम टैक्स नहीं देंगे वगैरह, तो इनको लाइन पे रखने के लिए ये अलग से टैक्स मांगा जाता था। इसमें चुनौतियाँ क्या है? पहली चुनौती कि क्योंकि ये अलग से टैक्स मांगा जा रहा है, दिस इज़ नॉट लाइक सम कस्टम ड्यूटी और GST, तो कंपनी इस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल नहीं कर सकती। तो कंपनी, कोई भी कंपनी चाहे नेटफ्लिक्स हो या एडोब हो, तो वो अपना प्रॉफिट तो कम नहीं करना चाहते, तो हमेशा वो सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ा देते। तो अल्टीमेटली ये भारत के नागरिक के ऊपर ही ज़्यादा महंगी चीज़, तो बोझ इस टैक्स का वहन कौन कर रहा है? भारत का नागरिक कर रहा है, ये पहली चुनौती। दूसरा, क्योंकि ये ज़्यादातर अमेरिका की कंपनी है और ऐसी अमेरिकन कंपनी उनके पॉलिटिशियंस को चुनाव फंड में बहुत पैसा खिलाती हैं, तो उनके पॉलिटिशियंस भारत के खिलाफ लॉबिंग शुरू करते हैं एंड अल्टीमेटली भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों पर वो और ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद। तो इन सब का सल्यूशन क्या है? कोई एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बने या अंतर्राष्ट्रीय टैक्स एग्रीमेंट जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो कि ऐसी डिजिटल टैक्स जायंट कंपनीज, उस पर ये इक्विलाइजेशन लेवाई और ऐसे जो दूसरे डिजिटल सर्विस टैक्स यानी DST लगाए जा रहे हैं, भारत, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया वगैरह, तो उसका एक स्टैंडर्ड मॉडल बने और इसकी कमान OECD नाम के समूह के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि OECD समूह ने पहले भी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BEPS, वो ऐसा था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना मुनाफा इधर उधर घुमा देती और भारत को टैक्स में कुछ पैसा नहीं देती, तो उससे लड़ने के लिए उनका बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग अग्रीमेंट, तो ऐसे वो टैक्स के काम पहले भी कर चुके हैं, तो वो अगर इसकी इनिशिएटिव लेते हैं तो फ़ायदेमंद होगा। तो ये थे पेज 8 के कॉलम। अब चले पेज 9। पेज 9 पर एक तो डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट बैन हुआ, उस पर लंबी चौड़ी जो चर्चा है बहुत काम की नहीं। दूसरा कॉलम है बंगाल के मुस्लिम तृणमूल को वोट देंगे कि नहीं, लेकिन ये भी स्टेट पॉलिटिक्स अपने काम की नहीं। तीसरा कॉलम कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, डेमोक्रेसीज मॉरल फाउंडेशन, इसे आप पढ़िए। एथिक्स पेपर 4 और मेंस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन और इवन निबंध के लिए, बोल बच्चन के लिए उपयोगी सब चीज़ें। उनका ये कहना है कि भारत के अंदर ये कुछ लोग थोड़ा बहुत भी संविधान पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा बोलना शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये करना चाहिए, संविधान में ऐसा लिखा है, ये हमारे अधिकार हैं। लेकिन भाई असल ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ संविधान या कानून या न्यायालय, कोर्ट, वही सारे सब
नैतिकता और वैल्यू और ह्यूमैनिज्म, मानवता और लोकतंत्र को वही बचा लेंगे तो फिर आप खुद क्या करेंगे? मतलब इंडिविजुअल सिटीजन, ब्यूरोक्रेसी, इंडस्ट्रियल लीडर्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लोगों ने भी इसमें कुछ ना कुछ करना होगा। उसी तरह कोई एक जगह कुछ छोटी चीज़ गलत हो रही है तो उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो लोकतंत्र को अगर सही में ठीक से काम करना है तो भारत के अंदर फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये अपने काम अलग अलग मर्यादाओं में करे, एक दूसरे के ऊपर वो अतिक्रमण न करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाणी स्वातंत्र्य, भारत की विविधता, कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, उनका सम्मान हो, ये सब की अंदर ठीक से काम होता रहेगा तभी एक मॉरल यूनिवर्स, नैतिक विश्व का निर्माण हो सकता है। तो ये सब ऐसे बोल बच्चन आपके पास होने चाहिए जब भी मेंस पेपर 2 एथिक्स या निबंध में कुछ लिखना हो, यू कैन यूज़ दैम। फिर पेज 10, राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 11, स्टेट स्पेसिफिक समाचार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके अंदर सरकार गांव के गरीब लोगों को कुछ पैसा देती है मकान बनाने के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2000 करोड़ दिए गए वगैरह। ऐसे वो योजना के सेलियंट फीचर्स क्या पता होने, हर राज्य को क्या पैसा मिल रहा है या कितने लाभार्थियों को गया, वो सब इंडिविजुअल डेटा नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बाकी वही सब कांग्रेस, बीजेपी, किसान आंदोलन, तमिलनाडु पॉलिटिक्स, अर्णब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट की कंट्रोवर्सी चल रही, कुछ काम की नहीं। काम के समाचार नीति आयोग के, नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक 2019 से शुरू किया था, 2020 में सेकंड एडिशन आई। इसमें ये लोग 3 कैटेगरी में रैंकिंग बनाते हैं। पहला है मेजर स्टेट्स, मतलब जैसे बड़े वाले जो राज्य, उसमें नंबर 1 मिला कर्नाटक को। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स, पहाड़ी राज्य और उत्तर पूर्वीय राज्य, तो उसमें हिमाचल प्रदेश को पहला नंबर मिला। और तीसरा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें दिल्ली को नंबर 1 मिला। और इन सब का भी आप इनोवेशन में मार्क्स कितने मिले ये करके मेरिट लिस्ट बनाओ, तो इन सभी में भी सबसे ज़्यादा मार्क या स्कोर बनता है दिल्ली नंबर 1। अब इसके बाद बॉटम में किसका नंबर है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का या बिहार का? तो मैंने आपको आगे बताया था कि किसी राज्य को जलील करे, अपमानित करे, इस टाइप की रैंकिंग यूपीएससी नहीं पूछती। तो टॉप में कौन है वो पूछते हैं, नहीं कि बॉटम में कौन है। तो आगे बढ़ो, अभी देखिए टॉप में कौन है। तो इधर भी 3 कैटेगरी है, मेजर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट और तीसरा यूनियन टेरिटरी। तो हर एक में क्या 3-3, 5-5 याद करने बैठेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से आप कितना याद करोगे? तो कुछ जनरल की ठीक है, कर्नाटक भी, दूसरे कौन हो सकते हैं? महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट वो आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट में कुछ लॉजिक बिठाइए, यूनियन टेरिटरी में कुछ लॉजिक बिठाइए। हर जगह याद करने बैठे तो कॉस्ट बेनिफिट जोरदार नहीं। सो दैट वाज पेज 11। फिर हम चले पेज 12। हमने पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी कुछ लोगों में हिचकिचाहट है कि ये वैक्सीन लेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट है वगैरह। तो पता चला दिन में अगर टारगेट हो कि ये वाले केंद्र में 100 लोगों का टीकाकरण करना है, लेकिन असल में उसमें से 75 लोग तो आते ही नहीं, तो पूरा दिन स्टाफ बैठे रहता है और उसको सरकार सैलरी देता रहता है। तो ये मानव संसाधन का सही उपयोग नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए कि मान लीजिए वो आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया हो और उसमें जो लोग नहीं आ रहे, तो उसके बाद वाले दिन में जिन लोगों का नाम हो उनको आप बुला लीजिए, लेकिन जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म करो। यानी कि स्टेट्स कैन ऐड अनशेड्यूल्ड वैक्सीन बेनिफिशियरी, जिनका आज के टाइम टेबल में नंबर नहीं, लेकिन वो लाभार्थी के रूप में लायक है कि डॉक्टर है, नर्स है, सीनियर सिटीजन है, कोमॉर्बिडिटी, तो उसको दे सकते हैं, भले उसका आज के डेट में शेड्यूल नहीं है। मतलब ये भी एथिक्स केस स्टडी में आप समझिए कि एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर के रूप में आपने मानव संसाधन का बेस्ट उपयोग भी करना है। पूरा दिन लेके बैठा रहे स्टाफ और कोई आए नहीं तो वो कोई बेस्ट उपयोग नहीं स्टाफ का। उनको कुछ ना कुछ काम में हमने लगा के रखना चाहिए। दूसरे समाचार है रोड एक्सीडेंट के बारे में। थोड़े आंकड़े आप याद रख सकते हैं। पूरे विश्व में एक साल में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसके 11% तो भारत में ही होते हैं, और उसमें हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में भारत के मर जाते हैं, जिसके चलते उनके परिवार को कष्ट होता है और इंश्योरेंस कंपनियों को भी कष्ट होता है, क्योंकि मर गया तो फैमिली को पैसा देना पड़ेगा, व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ डैमेज का पैसा। और इनमें से बहुत सारे एक्सीडेंट तो बचा सकते थे अगर ट्रैफिक के नियमों का सही से अनुपालन हो। तो हमारे हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सब राज्यों को कहा है आप तमिलनाडु मॉडल अपनाइए। तमिलनाडु में पता चला कि 2 करोड़ से ज़्यादा ड्राइवर हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा वाहन हैं और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहाँ होते हो ऐसा कुछ दिख रहा था। तो उन्होंने अपने एक्सीडेंट की संख्या कम करने के लिए ट्रैफिक नियमों का और सख्ती से पालन कराएं। कोई भी मोबाइल फ़ोन चालू व्हीकल में बात कर रहा है, हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहना,
गलत दिशा से यू टर्न लिया, रेड लाइट को ब्रेक किया, बहुत सख्त उस पर सज़ा होती है और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐप्स वगैरह, सीसीटीवी कैमरा वगैरह से उन्होंने ऐसे सोल्यूशन बनाए कि कहीं पर भी एक्सीडेंट हो तो तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस पहुंच जाए। हाईवे पर जितनी शराब की दुकानें थी उनको भी बंद करवाए ताकि ये जो ड्राइवर उनकी मन हो जाए कि रोक के थोड़ा पी लेते हैं और फिर पीकर गाड़ी चलाते हैं। तो मतलब ये सब काम होने चाहिए। और इसके अलावा रोड की क्वालिटी और सेफ्टी भी मायने रखती है। कुछ जगह ऐसे डेंजरस टर्न होते हैं या ऐसा बम्प लगाया होता है कि उसके चलते ही एक्सीडेंट, तो उसको को भी वो ठीक करें। इंटरनेशनल रिलेशन में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में चेनाब नदी पर एक रतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिससे 850 मेगावाट बिजली बनेगी, केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। तो स्वाभाविक है पाकिस्तान को मज़ा नहीं आएगा, लेकिन भारत सरकार ने फिर भी इसको अनुमति दे दी है। प्लेसेस इन न्यूज़, कौन सी नदी है, कौन सा इलाका है, याद रखना है। फिर हम चले पेज 13, एक्सप्लेन सीरीज़ में आज कुछ काम का नहीं। एक तो समाचार है कि गुजरात राज्य सरकार ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखना चाहती है। वही सब लंबी, लेकिन उसके बेसिक आइडिया तो हमने कल ही ले लिया था। नया तो इसमें एक लाइन में जानने लायक ये है कि राज्य सरकार के नाम बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्रूट है। तो आपने सही में इसका नाम बदलवाना है तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसने भी विश्व की जो संगठन होगी बॉटनी की, उनके साथ मिलके नाम बदल सकते हैं, वरना इसको कोई मतलब ठीक है वो बोलने की बात ही हो जाएगी। सो दैट इज़ वन एक्सप्लेन सीरीज़। दूसरी है वैक्सीन, वो काम कैसे करती है, उसको 3 स्टेज में अप्रूव किया जाता है। वो सब वैसे तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपने पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं दूसरी वैक्सीन के बारे में एक्सप्लेन सीरीज़। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है चीन के अरबपति बिजनेसमैन जैक मा, जो कुछ महीने पहले गायब हो गए थे, ऐसी खबरें चल रही थी, वो वापस आ चुके हैं। मित्रों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह मैं देखता हूँ कि भारत के ये समाचार और उसमें भी ये जो यूट्यूब और ई लर्निंग चलाने वाले हैं, मतलब जैक मा गायब हो गया और वापस आ गया, ये तो क्या कोई यूपीएससी में या कोई स्टेट सर्विस एग्जाम में कोई बढ़ चढ़ के 15 मार्क का प्रश्न आने वाला है, उतनी लंबी लंबी इसकी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाते हैं। आप टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ो, एक लाइन का समाचार है ये। उसी तरह अमेरिका में कोई व्यक्ति था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको माफ़ी दे दी और वो सब, लेकिन ये अपने लिए कुछ काम का नहीं। पेज 14 उसी तरह से ये आगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की प्रेसिडेंट जो बिडेन के शपथ समारोह में राष्ट्रगीत लेडी गागा ने गाया या जेनिफर लोपेज ने गाया, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं, छोड़ो इसे। उसी तरह नॉर्थ कोरिया में उनके तानाशाह किम जोंग उन ने नया कानून बनाया है कि अगर नॉर्थ कोरिया का कोई व्यक्ति साउथ कोरिया के लहजे में बात करेगा तो उसको सजा होगी। लेकिन ये सब भी एक हद से ज़्यादा हमारे लिए काम का नहीं। इजिप्ट और कतर के बीच वापस डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होंगे, ये तो मुद्दा हमने पिछले साल ही पढ़ लिया था, देख लो एक्सेल फाइल में। पेज 15, अमेरिका में नए प्रेसिडेंट के चलते भारत का शेयर बाजार तेज हुआ, काम का नहीं। फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस और अमेजॉन की तू में चल रही थी कंपनी खरीदने पर, काम का नहीं। अभी मैंने आपको आगे बताया कि भारत में रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और ट्रैफिक के नियमों का अनुपालन नहीं करते। IRDAI जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, उनकी एक समिति ने ये प्रपोजल दिया है कि जब आप गाड़ी का बीमा खरीदते हैं तो आपने उसका सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम फीस देनी होती है कि मान लीजिए 1,000 रुपये देने और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो इतने लाख का कवरेज है। उसमें समिति का ये कहना है कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले कितने ट्रैफिक वायलेशन या चालान थे, उस हिसाब से प्रीमियम की रकम तय हो। मतलब ऐसा ड्राइवर जिस पर कोई ट्रैफिक का कभी वो उल्लंघन में नहीं पकड़ा गया था, कोई चला नहीं, तो उस पर सस्ता वाला मान लीजिए 500 रुपये की फीस हो, और जो बार बार ये करता हो ट्रैफिक वायलेशन उस पर ज़्यादा हो। खैर ये भी जब लागू हो तब की बात है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, दिवालियापन और शोधन अक्षमता का कानून, उसमें ये होता है कि बिजनेसमैन बिजनेस लोन वापस नहीं कर पा रहे तो जो लैंडर्स हैं वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति होगी, वो कुछ रेजोल्यूशन प्लान समझौता कराने की कोशिश करेगा। उसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि कोई नया इन्वेस्टर ढूंढ के लेके आए, या फिर कि समझौता नहीं हो पाए तो उस कंपनी की नीलामी हो और कोई नया आदमी उसे खरीद ले। अब ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी पहले से थी उसने अगर कोई कांड किया हो, शेयर बाज़ार में कुछ टैक्स का गबन किया हो, कुछ इन्वेस्टर का पैसा मार लिया हो, और अलग अलग संस्थाएं उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हो, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेबी, SFIO वगैरह, तो जो कंपनी का अब नया मालिक है जिसने नीलामी में ये कंपनी खरीदी है, उसके ऊपर भी ये सेबी वाले कि तुमको भी जेल में फिट कर देंगे, तो फिर तो कोई नीलामी में हिस्सा लेगा ही नहीं। इसलिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एक संशोधन, कानून में सुधार किया गया था। कुछ सेक्शन 32A की जो नया व्यक्ति कंपनी को खरीद रहा है उसको कुछ लीगल इम्यूनिटी मिलती है कि पुराने सब कांड में उसको सज़ा ना मिले वगैरह।
तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ वो ऐसी चीज़ ज़रूरी है वरना कोई नए निवेशक मिलेंगे। तो ये तो एक लाइन का मुद्दा है, इसमें इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ का कोई काम नहीं। उसी तरह बाकी जितने भी समाचार है वो ऐसे ही या तो बिजनेस जनरल नॉलेज या ईपीएफओ की बॉल बाय बॉल कमेंट्री या आईपीओ की बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं। आगे बढ़ो पेज 16 स्पोर्ट्स के समाचार में आज कुछ काम का नहीं। तो ये था गुरुवार का न्यूज़पेपर।